Hello, hi guys, how are you? I am Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी कहने का मतलब अब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी में आप लोग फिट बैठ रहे होंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में अगर आपने पेट दिया था तो पेट में मैंने पहले ही कहा था आप लोग परेशान ना हो, केवल और केवल आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर के लिए रहेगी। कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे चैनल आपको ये प्रतिज्ञा दिला रहे थे कि 80+ परसेंटाइल जिसका होगा वही लेखपाल बनेगा, या 90% प्लस परसेंटाइल जिसका होगा वही लेखपाल बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आज आ चुकी है। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी ने अपना जो है फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम लोग सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, अंतिम तिथि कब है, लेखपाल के कितने पद आए हैं टोटल पेट में, कौन कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, क्या पेट में कुछ मिनिमम स्कोर कार्ड रखा गया है या नहीं रखा गया है, फीस कितनी है, ऑनलाइन कोई फीस जो रखी जाती है मिनिमम वो कितनी है, पे स्केल कितना रहने वाला है, फीसों का डिवाइडेशन किस रेंज में हुआ है, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। साथ ही साथ क्या इसमें नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पेपर होगा उसमें माइनस मार्किंग होगी। इन सारे तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे और फाइनली पूरे पेपर पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल भर्ती में अगर बात करते हैं तो ये राज्यवश्य लेखपाल की वैकेंसी है, ध्यान रखना है। 7 जनवरी से फाइनली इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन केवल आमंत्रित किया जाता है, ऑनलाइन ही सब कुछ मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 28 जनवरी 2022 रखी गई है। 7 जनवरी से आप स्टार्ट करें, 28 जनवरी में फॉर्म सबमिट कर दें। संशोधन करने की अगर कुछ त्रुटि हो गई है आपके ऑनलाइन आवेदन करने में तो उसके लिए समय दिया गया है 4 फरवरी 2022। 4 फरवरी 2022 तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या क्या स्टेप आया है। तो इस स्टेप में बताया गया है कि आप राजस्व जो है परिषद के थ्रू उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनेंगे, जिसके लिए पोस्टें बताई गई हैं 8085 पद। 8000 राजस्व लेखपाल के पद आए हैं जिनका ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है। अब पेट वाले ध्यान दें, जो लोग प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए थे वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर मेरे 22 नंबर आ रहे हैं, मेरे 13 नंबर आ रहे हैं, मेरे 10 नंबर आ रहे हैं। तो बेटा मैंने पहले ही कहा था केवल पेट एक बहाना है 2 साल 1.5 साल टारने के लिए। 1.5 से 2 साल आप लोग हट गए, सरकार को कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। अगर ज्वाइनिंग करा देती तो 2 साल तक आपको सैलरी देनी पड़ती, आप भी काम करते, जनता का निस्तारण टाइम से हो जाता। तो इन सब में थोड़ा लंबित हुआ तो सरकार की कमाई अच्छी हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो पेट हुआ था केवल और केवल बहाना था। शार्ट लिस्टिंग के थ्रू अब आपको पेट के स्कोर कार्ड के आधार पे फाइनली इसमें आवेदन करना है। कहने का मतलब यही है कि लेखपाल में आप सब भर सकते हैं जो लोग पेट में बैठ गए थे, परीक्षा में बैठ गए थे। कोई न्यूनतम स्कोर का प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ पे साफ साफ यही बताया गया है कि जो लोग पेट में सम्मिलित हुए हैं वो लोग आयोग द्वारा कोई स्कोर कार्ड पा गए होंगे जो वैध संख्या स्कोर कार्ड के जारी किया गया है। बहुत से लोग 12 नंबर पाए हैं, बहुत से लोग 10 नंबर पाए हैं, बहुत से लोग 40 नंबर पाए हैं, बहुत से लोग 62 नंबर पाए हैं, बहुत से लोग 85 नंबर पाए हैं, बहुत से लोग 82 नंबर पाए हैं। परेशान कोई भी ना हो, चाहे आप 82 पाए हों या 10 नंबर, दोनों में इक्वलिटी ही रखी गई है। फॉर्म आप भी भरेंगे, फॉर्म 10 नंबर वाला भी भरेगा, यानी फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं और बराबर हकदारी के साथ भरेंगे कि 8085 पद अगर आया है तो ऐसा नहीं है कि आप 85 नंबर लेकर के आए हैं तो आपकी ज़्यादा अहमियता दी जाएगी और 10 नंबर वाला कम अहमियत रखेगा। अब फाइनली लिखित परीक्षा होगी जिसे यहाँ पे मेंस कहा जा रहा है। हालांकि मेंस लेवल का कुछ हो नहीं रहा है, केवल और केवल बेवकूफ़ बनाया गया पेट करा करके। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है पेट के थ्रू, बाकी इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्या स्टेप बताया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन हमने पहले ही बता दिया है, 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चलिए, देखते चलिए। और फॉर्म आप भरते कैसे हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम में भी भरेंगे, या तो साइबर कैफ़े पे आप जाके भरा दीजिए या अपने मोबाइल फ़ोन से भर दीजिए। मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म भरा जा सकता है डेस्कटॉप साइड ऑन करके, ठीक है।
उसमें आपको एक OTP मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और ID मिल जाएगी। उससे आपको लॉगिन करना होगा। 1 टाइम पासवर्ड फिलअप करने के बाद फॉर्म एक ही स्टेप में आप पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बाकायदा नाम, नंबर, अपना अनुक्रमांक सब सही से भरिएगा। एक ही स्टेप में पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा फॉर्म सबमिट होने के बाद फीस पेमेंट का प्रोसेस बहुत से फॉर्मों में होता है कि 24 घंटे बाद होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 25 रुपये केवल और केवल ऑनलाइन शुल्क रखी गई है, ना कि पेपर के लिए कोई शुल्क। तो ऑनलाइन के लिए केवल शुल्क रखी गई है, सभी के लिए समान है, चाहे वो अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, EWS हैं, या फिर अदर कोई कास्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, या फिर भूतपूर्व सैनिक हो, सभी के लिए समान ही रखी गई है। केवल और केवल ऑनलाइन फीस 25 रुपये है, बाकी जो पेपर कराने की फ़ीस है वो कुछ नहीं रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं घोषणा की, डिक्लेरेशन आप पूरा रखेंगी। हाँ, हमने सब कुछ जो लगाया है सब मेरा ही है, और मैंने पूरा जो है नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लिया है। क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं उसी के आधार पे अगर आपका जाति लग रहा है तो जाति प्रमाण पत्र आपका अपलोड होगा। अगर आप EWS कोटे से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपने सही लगाया है। साथ ही साथ EWS छोड़ो, अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो वो अपना सर्टिफिकेट ढंग से लगाया है, उसका अनुक्रमांक सही से भरा है। ऐसे ही अगर कोई विकलांगता श्रेणी में आता है या महिला कैंडिडेट्स हैं तो वो लोग अपना फॉर्म ढंग से ही भरे हैं। इसका डिक्लेरेशन आपको एस करना होगा, उसी के बाद आगे बढ़ेगा। अब फीस प्रोसेस में आता है तो बेटा फीस प्रोसेस ऑनलाइन ही मांगा गया है, आराम से आप फी कर सकते हैं। 25 रुपये शुल्क है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं रखा गया है। आवेदन शुल्क मैंने पहले ही बताया था, सभी के लिए समान रखा गया है, चाहे वो सामान्य हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, विकलांगजन हो, सभी के लिए फीस तो 0 रुपये रखी गई है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क ही 25 रुपये रखा गया है। तो सभी मामले में सभी को 25 रुपये ही पे करना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीस प्रोसेस हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को पेट में थी, तो बेटा केवल पेट क्वालिफाई होना है। बहुत से लोग कह रहे होंगे योग्यता क्या रहेगी। बेटा योग्यता मैंने पहले ही बताया था, केवल और केवल 10+2 रहेगा। SSC अनिवार्य नहीं है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो कि नीलेट के द्वारा कराया जाता है, उसकी कोई अहमियत यहाँ नहीं रखी गई है। जो लोग SSC क्वालिफाई हैं वो लोग फॉर्म भरें, अच्छी बात है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग SSC क्वालिफाई नहीं हैं वो लोग भी फॉर्म भरेंगे और बराबर दावेदारी ठोकेंगे। 8085 पदों पे वो भी बराबर लड़ेंगे, कोई संशय वाली बात नहीं है। ना कोई प्री में ज़्यादा नंबर पाया है उस पर कोई संशय कर सकता है, और ना ही कोई SSC लिए हुए है या एक्स्ट्रा डिग्री लिए हुए है वो भी यहाँ कोई एक्स्ट्रा दावेदारी नहीं ठोक सकता है। ठीक है, हाँ, एलिजिबिलिटी में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर फाइनली ज्वाइनिंग होने लगती है तो UPSSC का एक नियम गलत है कि जो ओवर एज हो रहा है बंदा, उसे थोड़ी सी प्राथमिकता यहाँ दी जाती है। जैसे आप 18 साल पे ज्वाइनिंग पा रहे हैं और कोई बंदा 40 साल पे है, आप 72 नंबर लेकर के आए हैं, उसका भी 72 नंबर है, तो यहाँ पे प्राथमिकता 40 साल वाले को दी जाती है। ये एक बड़ा फैक्टर है, मेरे साथ एक बार गुजर चुका है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में ऐसा हुआ था मेरे साथ। 18 साल वाले को रोक दिया जाता है कि आपके पास, यही लिख के आएगा साफ साफ कि आपके पास अभी भविष्य में संभावनाएं हैं, आप नौकरी पा सकते हैं दूसरे माध्यम में। लेकिन 40 साल वाला है, इसे ओवर एज कर दिया जाएगा तो फिर ये अपना भविष्य नहीं संवार सकता, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। यही आपको साफ साफ मिलेगा नोटिस ज्वाइनिंग लेटर के टाइम। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आवेदन फीस जानते ही हैं, 25 रुपये आपको देना है, किसी भी श्रेणी में यही देना है। अगर हम लोग बात करते हैं पद विवरणों की, तो पद किस श्रेणी में आए हैं बेटा, तो पदों को हम लोग देख लेते हैं। जो एज काउंटिंग डेट रखी गई है 1 जुलाई रखी गई है। 1 जुलाई 2022 को जो बंदा 18 साल पूरा हो रहा है, आराम से अपना तैयारी मेंटेन कर ले। तैयारी में हिंदी, गणित, GS और ग्रामीण समाज ही पूछा जाएगा, तो हिंदी, GS, ग्रामीण समाज और गणित की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, उसी पे फोकस करे। फाइनली 100 नंबर का पेपर होगा, 25-25 प्रश्न हर एक स्टेप से आएंगे, तो उसकी तैयारी आपको मेंटेन करनी है और कोई टेंशन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। 18 साल से 40 साल वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 एज काउंटिंग रखी गई है, इसलिए अगर कोई एक आध महीने से रह जाता है तो उसको भी शामिल कर लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी तो फिलहाल जनवरी चल रहा है, आपको 5 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल गया 6, तो अगर 3-4 महीने में आप कम एज के थे तो उसे भी काउंटिंग में ले लिया गया है।
ठीक है। तो इस टाइप से आराम से 18 साल वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे। जो लोग जस्ट जो है 10+2 क्वालिफाई किए थे वो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई शंका नहीं है। बस केवल पेट क्वालिफाई हैं, पेट का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, बस पेपर दे दिए बस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका पे स्केल क्या होता है बेटा। तो 5200 से 20,200 इसका है। ग्रेड पे जो है इसका 2000 है। मूलभूत अगर आपका वेतन यहाँ पे आएगा तो लगभग 26-27 हज़ार रुपये आपका वेतन आता है, ठीक है। 26 से 27 हज़ार रुपये वेतन आता है। अगर हम लोग जो 8,085 पद आए हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो आयोग की तरफ से विज्ञप्ति आई है उसमें बताया गया है कि अनारक्षित के लिए 3271 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1690 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद हैं, ओबीसी के लिए 2174 पद हैं, ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे हम लोग सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण कहते हैं, उसके लिए 798 पद का प्रावधान है। कुल मिला के 8,085 पद बनता है। अब जो ये 8,085 पद बना, इसी में से फाइनली महिलाओं के लिए अलग पद होगा। जो बधिर हैं, यानी कहने का मतलब ये है विकलांगता श्रेणी वाले, उनके लिए अलग होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अलग होगा और जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग होगा। तो इसी में पद कटता है, इसलिए जनरल से ही कटते हैं। जैसे महिला के लिए 1604 पद का प्रावधान किया गया है, वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए 1604 पद है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 149 पद है, 149 पद है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक के लिए, पूर्व सैनिक के लिए बढ़िया पोस्टें हैं, 387 पद रखा गया है। ऐसे ही जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए, जैसे श्रवण शक्ति में दिक्कत है, उन्हें बाधिर हैं, तो उनके लिए 102 पदों का प्रावधान है। ऐसे ही एसिड से किसी के ऊपर हमला हो गया है, वो महिलाएं हैं या फिर वो पीड़िता हैं, उनके लिए 122 पदों का प्रावधान है। तो इन लोगों के लिए स्पेशल काम होता है, इन लोगों के पास स्पेशल सर्टिफिकेट होगा, ये लोग लगाएंगे तो टोटल वैकेंसी में भी छूट पाएंगे, ठीक है। इन्हें स्पेशलाइज मिलता है सब कुछ। आगे हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया गया है। 19 पेज का नोटिफिकेशन आया है, आराम से पढ़ के तभी आप फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद एक मुश्त आप तैयारी करिए बेटा, और कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको तैयारी करना है। जैसे यहाँ चार्ट 2 में बताया गया है क्षैतिज आरक्षण किस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पे साफ साफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 149 पद, दृष्टिहीन के लिए कोई पद का प्रावधान नहीं है, बधिर और श्रवण शक्ति में हास अगर किसी को है दिक्कत है तो 102 पद उसके लिए भी आए हैं, और बौनापन, एसिड अटैक या फिर मांसपेशियों में कुछ दुर्व्यवहार है, इस टाइप की निषक्ता के लिए 122 पद आया है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बौद्धिक रूप से निषक्तता व्यक्ति या फिर विशिष्ट अधिनियम निषक्तता के तहत कुछ मानसिक रूप से आप दिक्कत है आपके पास, तो उसके लिए कोई पद का प्रावधान यहाँ नहीं किया गया है। अगले स्टेप में बताया गया विकलांगता का जो सबसे लास्ट स्टेप है, जिसमें बताया गया है कि अनभिज्ञता पदों में बधिर असंगता शामिल हैं, उनके लिए 85 पदों का प्रावधान है। साथ ही साथ महिला कैंडिडेट्स के लिए 1604 पद, मैंने पहले ही बताया था कि महिलाओं के लिए 1604 पद रखे गए हैं, और भूतपूर्व सैनिक या फिर सैन्य वियोजित सैनिक के लिए 387 पदों का प्रावधान है। ये 8,085 में ही सब कुछ शामिल है बेटा। जो मैंने पहले बताया था कि 3271 पद जो अनारक्षित हैं, ये सब उसी में जगह लेंगे अपना, ठीक है, क्षैतिज आरक्षण में आएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, हो गया योग्यता हम लोगों ने देख ली, फीस पेमेंट देख लिया, आयु सीमा हम लोगों ने देख ली। अब क्या बचता है बेटा, तो अब हमें लगता है अर्हता ही बचता है। योग्यता एक बार आपको पुनः हम बता दें कि जो योग्यता इसमें विज्ञापन में बताया गया है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ जो योग्यता मांग रहा है, पद है लेखपाल, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा। जैसे कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, वो लोग बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर मैं डिप्लोमा किया हूँ, यूपी बोर्ड से 10+2 नहीं क्वालिफाई हूँ, क्या मैं परीक्षा भरूंगा? बिल्कुल बेटा, आप भर सकते हैं अगर आप पेट में क्वालिफाई हैं, यानी पेट का फॉर्म आपने भरा है, फाइनली परीक्षा में आप पार्टिसिपेट किए हैं। तो
आगे अधिमानी अहर्ता, यहीं पे साफ साफ लिखा रहता था CCC अनिवार्य है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट रहता था, लेकिन इस बार नहीं है। साफ साफ बताया गया है कि जो अधिमानी अहर्ता है इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाता है, जिसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष जो लोगों पार्टिसिपेट किए हैं उन लोगों के लिए 387 पद आए हैं बेटा, और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अगर ये सर्टिफिकेट लगाते हैं। दूसरी अन्य योग्यता जो है, NCC में अगर आपने नेशनल कैडेट कोर में अगर 20 सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है तो आपको एक्स्ट्रा छूट यहाँ भी मिल जाती है, आप भी 387 में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अगर टोटल देखा जाए तो आपके लिए तो 3271 पद है, उसमें तो आप पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास स्पेशलाइज भी है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका कट ऑफ कम रहता है, ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप आयु सीमा मैंने पहले ही बता दी थी, 18 से 40 वर्ष माना जा रहा है, जिसमें 1 जुलाई को फाइनली पहली जुलाई 2022 को फाइनली 18 वर्ष आप न्यूनतम पूरे हो रहे हों, मैक्सिमम 40 वर्ष पूरे हो रहे हों। इसी के बीच जो लोग हैं पेट में पार्टिसिपेट किए हैं वो लोग फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पेट में क्या स्कोर रहेगा, तो मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने पेट पे वीडियो बनाया था तभी हमने कहा था पेट केवल नाम मात्र है बेटा, टाइम देने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया कि इतना टाइम तक आपको बहकाया गया, बाकी पेट से कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा योजना। जो UPSSC परीक्षा कंडक्ट कराता है वो परीक्षा का लेवल जो है उसमें सामान्य हिंदी हर एक जगह पाया जाएगा, इंग्लिश का नाम मात्र यहाँ नहीं होता है, इंग्लिश से प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हैं UPSSC में। सीधा 4 स्टेप लिया गया है, 4 सब्जेक्ट पे काउंटडाउन किया गया है। सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्धारित अंक 25 होगा। गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक का होगा। ग्राम समाज एवं विकास से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक का होगा। इस टाइप से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 100 अंक का होगा। 100 अंक को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, और 2 घंटा यानी 120 मिनट आपको टाइमिंग मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें पहले ही बता दिया गया है कि ऋणात्मक अंकों का प्रावधान किया जा रहा है 1/4। 1/4 कहने का मतलब ये है, मान लो आपने टोटल 5 प्रश्न अटेंड किए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने 5 प्रश्न अटेंड किए, 4 प्रश्न आपका गलत हो गया, 1 प्रश्न आपका सही गया। तो जो ये 1 प्रश्न सही गया है, ये 4 प्रश्न गलत करने के लिए आपको दंड स्वरूप इसका भी नंबर काट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5 प्रश्न में 1 सही गया, 4 गलत गया, इसके मतलब आपको 0 अंक मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। पाठ्यक्रम बहुत पहले इसने डिवाइड कर दिया था, फाइनली पाठ्यक्रम इन्होंने बहुत पहले अपना दे दिया था कि हमें इस लेवल पे परीक्षा करानी है, 25 सभी से आएंगे, इस टाइप से पाठ्यक्रम दिया जाता है, तभी से लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दिए थे। पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए 1 शब्द और लोकोक्ति मुहावरे, साथ ही साथ वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द रहेगा और अपठित गद्यांश रहेंगे। इससे आधारित 25 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। सभी से रेशियो नहीं बताया गया है, लेकिन लगभग सभी चैप्टरों से क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, 1-1, 2-2 प्रश्न रहेंगे। और जो अपठित गद्यांश है इससे 3 या 5 प्रश्न रह सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग गणित का सिलेबस देखते हैं। गणित में तीनों चैप्टर्स लिए गए हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अंक गणित की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे संख्या पद्धति, प्रतिशतता, हान लाभ, सांख्यिकी आंकड़न, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चार्ट, बारंबारता बहुभुज, साथ ही साथ केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आपके अंक गणित से हो गए। अगर बीज गणित की बात करते हैं तो LCM SCF, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, साथ ही साथ क्षेत्रफल प्रमेय, इनसे संबंधित क्वेश्चंस बीजगणित से आ जाएंगे। रेखा गणित की अगर बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछा जाएगा त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, आयत,
वर्ग, समलंब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। यानी कि लो लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी आपसे। 25 प्रश्न मैथ्स के पूछे जाएंगे। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो 25/25 यहाँ लेकर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा अप रहने वाला है बेटा। तैयारी अपनी जी जान लगा के करिए। 8085 पद आए हैं, उसमें आपको एक पद लेना है, इसलिए तैयारी रातों दिन करनी होगी। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई करनी होगी, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य ज्ञान का। तो बेटा सामान्य ज्ञान का सिलेबस अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में लगभग सेम ही रहता है। उसमें सब पूछ लिया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट, सभी पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंप्यूटर्स भी पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस इन्होंने डिवाइन किया था, उसमें बताया गया था सामान्य विज्ञान आएगा। अब विज्ञान में तीनों आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी दोनों आएंगे। ऐसे ही आगे बढ़ा तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, जनसंख्या हो गया, सामान्य विज्ञान के प्रश्न हो गए, दैनिक अनुभव से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए, साथ ही साथ विज्ञान के कुछ अनुप्रयोग होते हैं दैनिक जीवन से संबंधित, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। वैज्ञानिक विषय से अध्ययन संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कहा गया है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक से साथ साथ राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पे ध्यान देना होगा, वहां से क्वेश्चंस बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृथक तथा विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। ठीक है। 1857 की क्रांति। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रवाद तथा अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान की अपेक्षा की जाती है अभ्यर्थी से। आगे और बढ़ें तो राज्य व्यवस्था से कह रहा है, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन के व्यापक लक्षणों पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग भूगोल की तरफ बढ़ते हैं तो भूगोल में कहा गया है, विश्व भूगोल जनसंख्या में केवल विषयों के सामान्य जानकारी की परख रखी जाएगी, जिसमें भारत के भूगोल, भौतिक और पारिस्थितिकी दोनों पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक, जननांकिक पक्षों पे विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त में सभी जानकारियां अपेक्षित की जाती हैं कि ऐसा सिलेबस ये लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट में जो जीएस का स्टेप बचता है उसमें साफ साफ लिख दिया है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न होंगे। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राम समाज एवं विकास से। ग्राम समाज एवं विकास से क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे बेटा? तो यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय विकास, ग्राम में विकास भारतीय संदर्भ में कैसे बढ़ा, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। ग्राम में विकास योजनाएं कैसे चली, उससे संबंधित कुछ कार्यक्रम थे वो कैसे चले, इसके प्रबंधन कैसे इसे कंट्रोल किया जाता था। ज्ञान विकास शोध प्रणालियां क्या क्या हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं चली थीं उस पर क्या प्रकाश डाला गया है। ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। इतना चैप्टर रखा गया है, 25 प्रश्न यहाँ से भी बना दिया जाएगा, कोई रेशियो नहीं रखा गया है। इस टाइप से 25 आपने देखा कि फाइनली 100 पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो 100 प्रश्न, 100 अंक, 1 घंटा और 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटा आपको पूरा टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट आपको पूरा टाइम मिलेगा। पेपर सॉल्व करने के लिए 1/4 माइनस मार्किंग है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं, एक से अधिक शिफ्ट में अगर होता है तो बेटा नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया गया है कि लागू होगा। अब नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, ये आप सब जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश और दिए गए हैं। EWS वो लोग वही अपना स्टेप बता रहे हैं कि जो लोग एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट रखे हैं उन लोगों के लिए ये करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें लग रहा है सभी तथ्यों पे हमने प्रकाश डाल दिया है। अगर कोई तथ्य छूटता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे इतना पर्याप्त है।
इसमें हमने सब कुछ देख लिया है। फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, कब बंद हो रहा है, कितनी फीस है, आपका पे स्केल कितना रहेगा, कितना रुपया इसमें मिलना है आपको, कितने रुपए फीस देना है इसमें आपको, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लग रहा है, योग्यताएं क्या पूछी गई हैं, क्या मांगी गई हैं, इसका सिलेबस क्या है, नकारात्मक अंकन है कि नहीं है तो कितना है, इन सब पे हमने प्रकाश डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तभी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पहले आप वीडियो ढंग से देखें, हमें लगता है अब कुछ भी नहीं छूट रहा है। अब आप लोग केवल और केवल अपनी तैयारी मजबूत करिए, हिंदी पढ़िए, गणित पढ़िए, जीएस पढ़िए और ग्राम्य समाज एवं विकास पढ़िए और ढंग से इसकी प्रैक्टिस दीजिए बेटा। जितनी ही प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। मैं पहले ही कट ऑफ निर्धारित कर दे रहा हूँ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आराम से 72 से 75 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। 72 से 75 अंक अगर आप ले आते हैं तो 8085 पद तो देखा जा रहा है, लेकिन जो जनरल के लिए बताया गया सीट 3271 है और 3271 में भी कटेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए सीट इसी में से जाएगी, इसी में से भूतपूर्व सैनिक के लिए जाएगी, इसी में से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जाएगी, विकलांगता के लिए जाएगी। इसलिए सीटें घटती और बढ़ती रहती हैं। और लास्ट में ये भी बताया गया है सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसलिए आपका मैक्सिमम स्कोर 75 प्लस ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। अपने आप को आप लेखपाल मान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।